Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. Hello, good morning everyone. Welcomes you in class 9th video of biology, in which we are already discussed about the meristematic tissue. The next topic is the permanent tissue, and in permanent tissue we are going to discuss the simple permanent tissue and complex permanent tissue. So first of all we are going to discuss about the simple permanent tissue, but the question before us ki what is the permanent tissue and what is the meristematic tissue. Then we have already know about the meristematic tissue, the tissues that are continuous involved in growth of the plants, that bring the growth in length and girth of the plant, are known as the meristematic tissue. They have the capability of the division and redivision that bring the growth in the plant parts. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट के अंदर में लगातार डिवाइड होते रहते हैं और उनके डिवीजन से प्लांट की लंबाई बढ़ती है, प्लांट की मोटाई बढ़ती है, जिससे प्लांट का ओवरऑल जो ग्रोथ होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मदद से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, कह रहे कि क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि परमानेंट टिश्यू क्या है। When the meristematic tissue loses the ability of division and redivision, they start converting into the permanent tissue. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिवीजन की एबिलिटी यानी बार बार डिवाइड होने की एबिलिटी खत्म होती चली जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो परमानेंट टिश्यू बनते किससे हैं, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कब बनते हैं, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवीजन की एबिलिटी को लूज कर देता है, यानी उसके डिवाइड होने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में। और इन परमानेंट टिश्यूज को दो हिस्सों में डिवाइड किया है हमने। पहला जो पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये सिंपल है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग तीन टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता करके रखा हुआ है ताकि आपका समय बचे और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को डिस्कस कर सके। तो सबसे पहले परमानेंट टिश्यू में हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में देखने जा रहे हैं। आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, एक ओवल स्ट्रक्चर या स्फेरिकल स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, जिनके बीच बीच में खाली जगह जो है आपको दिखाई दे रही है। दीज आर द इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। तो ये कैसे होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, दे में बी रेक्टेंगुलर, ओवल, रेक्टेंगुलर यानी एक रेक्टेंगल की तरह हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, स्फेरिकल यानी गोल गोल हो सकते हैं, पॉलीगोनल, ये जैसे ये शेप है हमारा, एक हेक्सागोनल या पॉलीगोनल, पेंटागोनल की तरह हो सकते हैं। लिविंग होते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, लिविंग सेल्स हैं। लिविंग सेल्स यानी जो सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको लिविंग कहते हैं। थिन वॉल्ड होते हैं, इनकी जो वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है, वो कैसी होती है, थिन होती है। एंड दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, और इनके बीच में बहुत सारी खाली जगहें पाई जाती हैं। तो लिविंग सेल है, थिन वॉल्ड है, अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, और खास बात क्या है कि ये लिविंग है, थिन वॉल्ड है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये फूड को स्टोर करते हैं। कोई भी प्लांट पार्ट हो, स्टेम हो, रूट हो, वहां पे ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। जो भी फूड स्टोरिंग ऑर्गन होते हैं प्लांट बॉडी में, वहां पे पैरेन्काइमा ही होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं और एनर्जी सप्लाई में मदद करते हैं। दूसरा इनका काम है, इनको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, कई बार पूछा जाता है कि नेम द टिश्यू नोन एज द पैकिंग टिश्यू। तो इनको पैकिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। पैकिंग टिश्यू का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लांट ऑर्गन के बीच की जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह को भरने के लिए किसी सेल्स की जरूरत होती है, किसी तरीके के सेल की जरूरत होती है, तो वो सिंपल सेल्स होते हैं और वो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। जैसे आप लोग कभी कोई ऑर्डर करते हैं कोई ई कॉमर्स कंपनी से, जैसे अमेजॉन से अगर कोई सामान मंगाते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें एयर पैकेट्स भरे रहते हैं। एयर पैकेट के बीच में आपका सामान आता है ताकि वो टूटे ना। तो वो इसलिए आता है ताकि वो हिले डुले ना, हिले डुलेगा नहीं तो टूटने की संभावना क्या होगी, कम होगी। वैसे ही प्लांट कोई ऑर्गन है तो उस ऑर्गन के चारों तरफ से पैकिंग टिश्यूज यानी पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं, जो उस ऑर्गन को सपोर्ट भी देने का काम करते हैं, जिससे उस ऑर्गन को
वियर एंड टियर से, टूट फूट से बचाया जा सके। नेक्स्ट हमारा है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा, आपने अगर पैरेनकाइमा को याद कर लिया तो सेम कोलेनकाइमा भी है। कोलेनकाइमा में मेरे ख्याल से कोई डिफरेंशिएशन नहीं होते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, शेप लगभग पैरेनकाइमा की तरह ही होता है। ये भी रेक्टेंगुलर, स्फेरिकल या ओवल और पॉलीगोनल हो सकते हैं। दे आर लिविंग एंड थिक वॉल्ड। ये लिविंग था लेकिन थिन वॉल्ड था, और ये कैसे है, लिविंग है लेकिन थिक वॉल्ड है। इनकी थिकनिंग, इनके जो कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर के ऊपर में पैक्टिन की लेयरिंग पाई जाती है, पैक्टिन का डिपोजिशन पाया जाता है। तो उस पैक्टिन के डिपोजिशन की वजह से इनकी जो कॉर्नर्स होती हैं वो थिक होती हैं। तो ये कोलेनकाइमा है जो थिक वॉल्ड और लिविंग होते हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। ज़्यादातर अगर किसी प्लांट का अगर टीएस या एलएस देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या क्रॉस ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, तो ये एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस वाले रीजन में ज़्यादातर ये कोलेनकाइमा सेल्स जो है वो पाए जाते हैं। इनका जो फंक्शन होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप देखते हैं कि जो पेड़ों की डालियां हैं झूलती रहती हैं, हवा कितना भी तेज चले या हम उस पर झूला डाल के झूलते रहते हैं, तो जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो लीव्स होती हैं, लीव्स कितनी भी फड़फड़ाएं तो ऐसा नहीं है कि लीव्स टूट करके अचानक से गिर गई। तो लीफ के जो ज्वाइंट्स होते हैं, जो पेटियोल स्टेम के साथ में कनेक्टेड होते हैं, या जो स्टेम के ब्रांचेस निकले होते हैं, तो वो ब्रांचेस मेन ट्रंक के साथ में जिस स्ट्रक्चर के साथ में जुड़े होते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या है, वो कोलेनकाइमा है, जो प्लांट पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और साथ साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, यानी उनको स्ट्रेंथ भी देता है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में ठीक ठाक से खड़े रह सके। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, कोलेनकाइमा का होता है। तीसरा पार्ट है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। आप जैसा देख रहे हो, जो छोटे छोटे पॉलीगोनल सेल्स होते हैं जिनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं दिखाई दे रही हैं, दे आर मोस्टली थिक वॉल्ड। ये थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। तो ये थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। थिकनिंग किसकी वजह से होती है, लिग्निन की वजह से। ये केमिकल सब्सटेंस है, इसका नाम दिमाग में आपको रखना है। तो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर में जो थिक वॉल्ड होती हैं सेल्स, उनकी थिकनिंग किसकी वजह से होती है, लिग्निन की वजह से होती है। और कोलेनकाइमा के अंदर में जो थिकनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, पैक्टिन की वजह से होती है। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी होंगी कि ये थिक वॉल्ड सेल्स है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं कि दीज आर द चीफ मैकेनिकल टिश्यू। ये चीफ मैकेनिकल टिश्यू है। चीफ मैकेनिकल टिश्यू का मतलब क्या है कि प्लांट पार्ट को ये सपोर्ट देने का काम करते हैं। मेनली इनका जो फंक्शन होता है, किसी भी ऑर्गन के चारों तरफ मिलेंगे या प्लांट के बाहर की तरफ जो बार्क होते हैं, तो उसमें ये जो सेल्स हमारे पाए जाते हैं, जो टिश्यूज मिलते हैं, वो ज्यादातर स्क्लेरेनकाइमा ही होते हैं, जो थिक वॉल्ड होने की वजह से प्लांट पार्ट को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और उस मैकेनिकल सपोर्ट से कोई भी ऑर्गन या पार्ट जो है वो विदस्टैंड रहता है, अपनी जगह पे खड़ा रहता है। ये जो स्क्लेरेनकाइमा है, इनको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया है। एक को हम लोग कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, एक को कहते हैं फाइबर, और एक को कहते हैं स्क्लेरिड्स। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर और स्क्लेरिड। तो फाइबर्स कैसे होते हैं, दीज आर लॉन्ग, नैरो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक, लिग्निफाइड यानी इनकी वॉल के ऊपर में लिग्निन जो है वो पाया जाता है। तो लंबे लंबे होंगे, रेसे की तरह होंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें कोकोनट के हस्क की बात करें, तो उसके जो रेसे निकलते हैं, जो कोकोनट के रेसे होते हैं, वो जो रेसे होते हैं वो क्या है, फाइबर्स हैं। ठीक है ना। कई सारे फ्रूट्स वगैरह आप जो खाते हैं उसके अंदर से जो फाइबरस स्ट्रक्चर होता है, आजकल तो आम खाते हैं तो दांत में आपके आम का जो कहें हम लोग दूसरे शब्दों में कि जो रेसे फंस जाते हैं, तो वो रेसे क्या है, वो स्क्लेरेनकाइमा है। ठीक है ना। तो कोकोनट का जो हस्क होता है, जो हस्क ऑफ कोकोनट्स है, वो क्या है, फाइब्रस है। दूसरा हमारा हिस्सा होता है स्क्लेरिड्स। तो स्क्लेरिड्स को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, इनको ग्रिट सेल्स कहते हैं, इनको ग्रिट सेल्स कहते हैं, या स्टोन सेल के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों नाम को दिमाग में रखिएगा, ग्रिट सेल या स्टोन सेल कहते हैं स्क्लेरिड्स को। और ये क्या करते हैं, जो फ्रूट्स या सीड की जो हार्ड कवरिंग होती है उस जगह पे ये पाए जाते हैं। तो फ्रूट या जो सीड्स की कवरिंग होती है उस जगह पे स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा के दो पार्ट हो गए, फाइबर और स्क्लेरिड्स। तो इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि
ये जो परमानेंट टिश्यू है सिंपल टाइप, इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में हम लोगों ने समझा। इसी में एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और लेने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो आपका एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक मैं ले रहा हूँ, छोटा सा मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशंस क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशंस क्या है। तो पहला है हमारा क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। दूसरा है एरेन्काइमा, एरेन्काइमा। तीसरा है हमारा प्रोजेन, प्रोजेन्काइमा, प्रोजेन्काइमा। तो एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और प्रोजेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा आपको, क्लोरोफिल जैसा फीलिंग आ रहा होगा यहाँ पे। तो इनके जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स आर फेड विद क्लोरोफिल। इनके अंदर में क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है। तो इनके अंदर में क्लोरोफिल मौजूद होता है। और ये कहाँ मिलते हैं, जैसे मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल ऑफ लीव्स, लीव्स के जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वो क्लोरेन्काइमा वाले सेल्स होते हैं, उनके अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है एंड दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। दूसरा जो है एरेन्काइमा, पैरेन्काइमा सेल्स हैविंग एयर कैविटी, एयर कैविटी इन इट। इनके अंदर में एयर कैविटी पाई जाती है, इसीलिए इनको एरेन्काइमा कहते हैं। एरेन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एयर है। तो पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर में एयर कैविटी मिलती है, इसीलिए इनको एरेन्काइमा कहते हैं, एयर कैविटी की वजह से। और ये किस में पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। एक्वेटिक प्लांट जो कि पानी में तैरते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स के तैरने का कारण क्या होता है कि उनके जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनमें क्या मिलता है, एरेन्काइमा होते हैं। और प्रोजेन्काइमा, ये these are long tapered at both end, tapered at both end and present in पेरीसाइकिल ऑफ प्लांट। ज्यादातर ये प्लांट के पेरीसाइकिल रीजन में पाए जाते हैं। अगर अभी मैंने जैसे बताया ना कि कोई भी प्लांट ऑर्गन को अगर हम डाइसेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, फिर उसके बाद पेरीसाइकिल का रीजन शुरू होता है, फिर पिथ होता है। तो पिथ, पेरीसाइकिल, ये सब जो रीजन्स होते हैं वहां पे जो सेल पैरेन्काइमा के पाए जाते हैं उनको हम लोग प्रोजेन्काइमा कहते हैं, जो लंबे लंबे होते हैं और उनके किनारे जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, टेपर्ड। टेपर्ड का मतलब होता है कि टेपर्ड होते हैं, यानी नुकीले सिरे वाले होते हैं। तो यहाँ पे ये तीन मॉडिफिकेशन हमें पैरेन्काइमा को देखने को मिलेंगे, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा और प्रोजेन्काइमा। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए अगला हम लोग जो बात करने वाले हैं वो प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम लोग अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू देखेंगे और उसके बाद में कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने बात कर रहे हैं एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क के बारे में। तो एपिडर्मिस क्या होता है, एपी का मतलब होता है बाहर की तरफ या जो सबसे बाहर की तरफ। तो किसी भी प्लांट पार्ट के सबसे बाहर की तरफ का जो सेलुलर लेयर होता है उसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। आप देख रहे हो कि ये एपिडर्मिस यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है और इसमें जो सेल्स हैं वो कैसे है, एक सिंगल लेयर में है। तो सभी के सभी सेल्स जो होते हैं वो सिंगल लेयर में होते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, बैरल शेप्ड। जैसे ड्रम का शेप आपने देखा है, बैरल जिसमें पानी वानी भरते हैं हम लोग, तो बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं तो थिन वॉल्ड ही होंगे, ठीक है। और ये किसी भी प्लांट पार्ट के बाहरी हिस्से में पाए जाते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एनी प्लांट पार्ट और प्लांट ऑर्गन। दीज आर सिंगल लेयर थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स, बैरल शेप्ड होते हैं, ठीक है।
इनके ऊपर एक क्यूटिकल पाया जाता है। क्यूटिकल जो होता है, क्यूटिकल के ऊपर में एक वैक्सी कोटिंग पाई जाती है जिस सब्सटेंस की, उसको हम लोग कहते हैं क्यूटीन। क्यूटीन की कोटिंग पाई जाती है। तो क्यूटीन की कोटिंग की वजह से इसके ऊपर जो लेयर आप देख रहे हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल क्या करता है कि यहाँ पे जब हम फंक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि क्यूटिकल चेक द एक्सेसिव इवापोरेशन। तो प्लांट पार्ट में जानते ही है कि जब एक्सेसिव वाटर हो जाता है तो वो इवापोरेशन के प्रोसेस में सारे के सारे पानी को बाहर निकाल देते हैं। तो सारा का सारा पानी ना निकल जाए तो उसको कम करने के लिए ये जो क्यूटिकल्स होते हैं वो उसको प्रिवेंट करते हैं, चेक करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो इवापोरेट करके बाहर ना निकले। इनका मेन फंक्शन जो होता है एपिडर्मिस का, वो प्रोटेक्टिव होता है, जो नीचे अपने नीचे मौजूद प्लांट पार्ट्स को किसी भी इंजरी से बचाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ बैक्टीरियम है या फंगस है उसको सीधे सीधे प्लांट ऑर्गन के अंदर घुसने से भी रोकने का काम करते हैं, तो प्रिवेंट द माइक्रोबियल अटैक। अलाउ द गैसियस एक्सचेंजेस। एपिडर्मिस जो है वो गैसियस एक्सचेंज करने में भी मदद करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेन देन में भी मदद करता है। तो ये एपिडर्मिस हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यूज में। स्टोमेटा, आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो स्टोमेटा का। स्टोमेटा जो है ये लीव्स के लोअर सरफेस पे पाया जाता है। लीफ का ये ऊपर का सरफेस और ये लोअर सरफेस पे यानी लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ द टू बीन शेप्ड सेल्स। यहाँ पे आप देख रहे हो दो बीन शेप्ड सेल्स, यानी जैसे राजमा का स्ट्रक्चर होता है, यानी बीन यानी सेम का जो सीड होता है उसके तरह यहाँ पे दो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये अपना फोटोसिंथेसिस वगैरह का प्रोसेस खुद ब खुद निभाते हैं। लोअर एपिडर्मिस पे है, नीचे की तरफ है, ओपनिंग है। दिन के समय में स्टोमेटा खुलते हैं, रात के समय में स्टोमेटा बंद होते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में यहाँ पे हमें बात नहीं करनी है। क्लास 10 का मेरा कोई वीडियो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, आप क्लास 10 के वीडियो को देख सकते हैं वहां पे जा करके कि स्टोमेटा कैसे खुलते हैं और बंद होते हैं। वो पूरा वीडियो उसी के ऊपर में है, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में। तो क्लास 10 में है वो, तो क्लास 10 का वो ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वहां पे आप देख सकते हो कि कैसे स्टोमेटा खुलता है और क्यों बंद होता है। इनका जो मेन फंक्शन होता है स्टोमेटा का वो ये होता है कि ये गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। गैसियस एक्सचेंज यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेने देने में। एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो भी इवापोरेट होता है स्टोमेटा के थ्रू पे। तो ये लोअर एपिडर्मिस रीजन में पाया जाता है। तीसरा जो है वो है कॉर्क, या जिसको हम लोग फिल्म कहते हैं। कह रहे हैं कि ये ओल्ड स्टेम या वुडी ब्रांचेस के अंदर में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के नीचे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं दैट रीगेन द एबिलिटी ऑफ डिवीजन एंड रीडिवीजन। एपिडर्मिस के नीचे के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अपनी एबिलिटी को, यानी डिवीजन की एबिलिटी जो उन्होंने लूज कर दी थी, पैरेन्काइमा सेल्स बने थे, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो बने थे, वो अपने डिवीजन की एबिलिटी लूज करने की वजह से बने थे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अपने डिवीजन की एबिलिटी को रीगेन कर लेते हैं और लगातार डिवाइड हो करके एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी मल्टी लेयर स्ट्रक्चर में ये एपिडर्मिस के नीचे वाला जो हिस्सा कहलाता है उसे हम लोग कहते हैं फिल्म या कॉर्क कहते हैं। ये ज्यादातर डेड सेल्स होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, और इनकी थिकनिंग किसकी वजह से होती है? नाम सब याद रखेंगे आप लोग। सुबेरीन, इनके ऊपर में सुबेरीन की थिकनिंग पाई जाती है। कोलेनकाइमा के अंदर में हमने देखा था कि पेक्टिन की थिकनिंग पाई गई थी। स्क्लेरेनकाइमा पे लिग्निन की थिकनिंग पाई गई थी। यहाँ पे सुबेरीन की थिकनिंग पाई जाती है। क्यूटिकल में क्यूटीन की थिकनिंग पाई जाती है। तो इन सब चीजों को केमिकल सब्सटेंसेस का नाम याद रखेंगे। तो ये डेड सेल्स होते हैं और इनका डेड सेल्स थिक वॉल्ड होना क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर में सुबेरीन की कोटिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से, इस वैक्सिक सब्सटेंस की वजह से ये कैसे हो जाते हैं? इम्परवियस हो जाते हैं, यानी ये किसी भी सब्सटेंस को अपने से होकर के जाने नहीं देते। दे बिकम इम्परमिएबल, दे डू नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू देम। ये अपने से होकर के किसी भी चीज को जाने नहीं देते हैं। तो इस तरीके के नेचर को हम लोग कहते हैं इम्परवियस नेचर इनका। और ये इम्परवियस नेचर की वजह से ये बहुत तरीके के सामान बनाने के काम में आते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो मेनली जो हमारा जो कॉर्क है वो कहां से ऑब्टेन होता है? एक प्लांट है जिसका नाम है क्यूरकस सुबर। क्या नाम है इसका? क्यूरकस सुबर। ओक ट्री भी कहते हैं इसको। तो क्यूरकस सुबर का जो बार्क होता है, फ्रॉम द बार्क ऑफ द क्यूरकस सुबर, ये जो कॉर्क है उसको ऑब्टेन किया जाता है। इससे हम लोग क्या करते हैं? ये इम्परवियस है तो इससे इंसुलेशन मटेरियल बनाते हैं।
इंसुलेशन मटेरियल बनाते हैं, ये इसी के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो ये इंसुलेशन मटेरियल बनाते हैं, यानी कोई भी इंसुलेट करने के लिए कोई भी अगर सामान हम लोग बनाते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ बनाते हैं और उसमें लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो उसको इंसुलेशन मटेरियल के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, क्यूरकस सुपर का यूज़ करेंगे। कहीं पे अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज़ बनानी है कि इंसुलेट करना है, एयर पास ना करे वहाँ पे, तो वहाँ पे इंसुलेशन के लिए हम लोग ये क्यूरकस सुपर का यूज़ कर लेते हैं, यानी कॉर्क का यूज़ करते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स बनाने में बहुत सारे स्पोर्ट्स के सामान है, स्पोर्ट्स गुड्स। आप लोग जो कॉक खेलते हैं, जो चिड़िया खेलते हैं, तो चिड़िया के नीचे जो लगा रहता है बड़ा सा हिस्सा जो है वो कॉर्क है। बहुत सारे बॉटल्स के ढक्कन बनाए जाते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं। बॉटल कैप्स जो हैं वो किसके बनाए जाते हैं, वो हमारे कॉर्क के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये इम्परवियस होने के साथ साथ केमिकली इनरिएक्टिव भी होते हैं, जो किसी तरीके के केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो किसी तरीके का कोई केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे और ये क्या करेंगे, तो इसीलिए इनको इंसुलेशन, स्पोर्ट्स गुड्स और बोतल कैप्स वगैरह बनाने के काम में ले आया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात करी। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो आइए सीधे उसके बारे में ही बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, जिसमें हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। एक से ज्यादा तरीके के सेल से मिल करके बने होते हैं, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है उनके कौन कौन से पार्ट है। हमारे एक जाइलम है और दूसरा पार्ट जो है फ्लोएम है। तो इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं, व्हाई दे आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, बिकॉज दे कंपोज्ड ऑफ द फोर कंपोनेंट। द जाइलम कंपोज्ड ऑफ द वेसल्स, ट्रैकिड्स, पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये चार तरीके के कंपोनेंट से मिल करके ये बने होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसी तरीके से फ्लोएम भी चार तरीके के कंपोनेंट से मिल करके बने होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जाइलम के बारे में। तो जाइलम जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, यानी वाटर और मिनरल जो कि रूट एब्जॉर्ब करता है, वो वाटर और मिनरल जो है ये प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी रूट से जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है वो प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। इसमें दो स्ट्रक्चर इसकी मदद करते हैं, एक होता है ट्रैकिड और दूसरा होता है वेसल्स। तो ट्रैकिड जो होते हैं ये भी लॉन्ग फाइबर्स हैं, जो जिनके किनारे जो हैं पतले होते हैं और ये कंटिन्यू नहीं होते हैं, यानी ये लगातार एक के पीछे एक लगे नहीं होते हैं। तो इनका काम होता है कि ये लेटरल ट्रांसपोर्टेशन में मदद करें, यानी अपने साइड बाय साइड वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो है वेसल्स, जो कि एंड टू एंड लगे होते हैं। जैसे हमारे घरों में पाइप्स के पीछे में पाइप जोड़ जोड़ करके उसे काफी ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है, वैसे ही ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंड टू एंड एक दूसरे के साथ में जुड़ करके, इस तरीके से जुड़ करके काफी ऊंचाई तक जाते हैं, एंड दे हेल्प इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके अलावा जो पैरेन्काइमा होते हैं वो फूड स्टोरेज का काम करते हैं, एनर्जी सप्लाई का काम करते हैं। और जो जाइलम फाइबर्स होते हैं, ये जाइलम फाइबर का काम क्या होता है, जाइलम फाइबर का काम होता है कि उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, उनको स्ट्रेंथ दे, जिससे वो वाटर और मिनरल का सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कर सके। जाइलम के अंदर में जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स और फाइबर, ये तीन स्ट्रक्चर जो है वो डेड हैं। ये कैसे स्ट्रक्चर हैं, ये डेड स्ट्रक्चर है। केवल एक लिविंग स्ट्रक्चर इसके में है, वो है पैरेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा और जाइलम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट बॉडी। ये वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल नीचे से, क्योंकि रूट का ही काम है वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना, तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा हिस्सा हमारा है फ्लोएम। फ्लोएम में भी चार कंपोनेंट्स के बारे में मैंने बात की आपको, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा और फाइबर्स।
तो इसमें जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 3 डेड पार्ट है, 1 लिविंग है, यहाँ पे 3 लिविंग पार्ट है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा। किसी किसी बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा कि सीव ट्यूब जो है वो डेड है, केवल पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल जो है वो लिविंग है। लेकिन आपको बताते चले किसी किसी बुक में आपको ये लिविंग भी मिलेगा। क्यों ऐसा मिलेगा? क्योंकि जब ये मैच्योर नहीं होते हैं, जब ये टेंडर होते हैं, जब अपने डेवलपमेंट की स्टेज में होते हैं, जब नया प्लांट होता है, तो उस समय जो सीव ट्यूब होते हैं वो लिविंग होते हैं। तो किसी किसी बुक में इसलिए लिविंग लिखा हुआ है क्योंकि इनकी मैच्योरिटी के बारे में जिक्र नहीं किया है। लेकिन जैसे ही सीव ट्यूब मैच्योर होते हैं, दे बिकम द डेड। तो सीव ट्यूब को हम लोग आइदर डेड भी कंसिडर कर सकते हैं, लिविंग भी कंसिडर किया जा सकता है। तो सीव ट्यूब कैसे होते हैं? दीज आर द लॉन्ग परफोरेटेड, देख रहे हैं ना, छोटे छोटे इसमें होल पाए जाते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। और फ्लोएम का काम होता है कि ये फूड को ट्रांसलोकेट करता है, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स में पाए जाते हैं, और लीव्स में फूड का फॉर्मेशन होता है। तो लीव में फूड बनता है और उस फूड एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, यानी जहाँ पे बनता है उस जगह से निकल करके फूड को उस जगह पे भेजा जाता है जहाँ पे उसको स्टोर होना है। इसके ऊपर आप देख रहे हो एक प्लेट की तरह स्ट्रक्चर होता है, छननी की तरह स्ट्रक्चर होता है। सीव का मतलब ही होता है छननी। तो उसमें से फूड जो है वो पहले आप लोग पूरा ट्रांसपोर्टेशन अगर देखना होगा कि कैसे ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है, तो इसके लिए क्लास 10th में आपको थोड़ा सा न्यूट्रिशन के प्रोसेस में जाना होगा, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में जाना होगा। वहाँ पे जब आप प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे जा करके मेरे वीडियोज़ में, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे सबसे पहले जो शुगर अवेलेबल होता है वो एक सोल्यूशन बनता है, और वो सोल्यूशन सीव प्लेट से होते हुए कहाँ पहुँचता है? सीव ट्यूब में पहुँचता है। ये जो कंपेनियन सेल है, पैरेन्काइमा है, ये दोनों लेटरल ट्रांसलोकेशन में मदद करते हैं, यानी जो अगल बगल के सेल्स हैं इनको भी फूड सप्लाई करने में मदद करते हैं। और ये सीव प्लेट एंड टू एंड जुड़े होते हैं, एक के पीछे एक जुड़ा होता है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग में मदद करते हैं। इनका जो मूवमेंट होता है फूड का, ये बाई डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे हमने देखा कि ये यूनिडायरेक्शनल है, ये कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? ये नीचे रूट की तरफ भी जाते हैं और प्लांट के डिस्टेंट पार्ट यानी अपर पार्ट तक भी ये पहुंचते रहते हैं। तो ये दोनों तरीके से मदद करता है, तो यानी लोअर पार्ट तक भी पहुंचता है और अपर पार्ट तक भी पहुंचता है। तो ये हमारे फ्लोएम हो गए। तो ये ट्रांसलोकेशन में मदद करता है और ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ये जो आज हम लोगों ने पढ़ा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा, तो हमने प्लांट टिश्यू का एक पूरा पोर्शन जो है कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, और उसमें हम लोग 2 हिस्सों में उसको डिवाइड करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हिस्सा में हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में, और दूसरे हिस्से में हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू एक बड़ा पॉइंट है, उसके नर्वस टिश्यू है, उसी तरीके से एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू है। तो उसमें भी 2-3 वीडियो में वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो। और ये मैं इसलिए पहले से बना दे रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और हमको सारी जो मटेरियल है वो रेडी मिले हमें। तो ठीक है, आप लोग इसको देखिए और जल्दी ही दूसरा वीडियो भी लेके आएंगे हम आपके लिए। टिल देन गुड बाय।